हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक हमारे पास है करेक्शन इन बोर्स थ्योरी फॉर द फाइनाइट मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो करेक्शन फॉर द फाइनाइट मास हम पढ़ेंगे। हमने जब बोर्स थ्योरी में सारी चीज़ें की थी, एनर्जी निकाली थी, रेडियस निकाली थी, ऑर्बिट्स की, तो हमने हमारे पास अजम्पशन ये थी कि इनफाइनेटली हैवी न्यूक्लियस हमने कम लिया था कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस का जो हमारे पास मास था वो हमने बहुत ज़्यादा लिया था एज कंपेयर टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है। दूसरा था न्यूक्लियस को हमने फिक्स एज्यूम किया था स्पेस में। तो हम इन्हीं दोनों एजम्पशंस को ड्रॉप करेंगे, हम इन एजम्पशंस को अब लेंगे ही नहीं। ठीक है। तो इससे जो करेक्शन आएगी बोर्स थ्योरी में उसको डिस्कस किया जाएगा। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस होगा, मास हम मानते हैं कैपिटल एम। इलेक्ट्रॉन हो गया, मास मानते हैं स्मॉल एम। द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज एज्यूम्ड टू बी आर। स्मॉल आर हमने ले लिया। ये हमारे पास है सेंटर ऑफ मास। जो सी पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास। इलेक्ट्रॉन इस सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, न्यूक्लियस भी सेंटर के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। अब एक कंजप्शन तो ड्रॉप ये हो ही गई कि न्यूक्लियस फिक्स्ड नहीं है स्पेस में, तो इसको भी हम ड्रॉप कर देंगे। दूसरी चीज़, इनफाइनाइटली हैवी न्यूक्लियस हमने नहीं लिया है, हमने माना है न्यूक्लियस का कोई फाइनाइट मास है। ठीक है। दोनों मास और इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस दे आर बोथ रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर ऑफ मास विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। दोनों सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे, कितनी वेलोसिटी के साथ, ओमेगा वेलोसिटी के साथ। सेंटर ऑफ मास से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस एक्स हो गया, ये पूरा आर है तो ये आर माइनस के मेरे पास क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट और बात देखो, जैसे न्यूक्लियस तो हैवी है ही, हम ये सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैवी होता है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास जो है हमारे पास हैवियर पार्टिकल की तरफ होता है। तो ये बीच में नहीं है एग्जैक्टली, यदि दोनों का मास सेम होता है तो एग्जैक्ट बीच में होता है, ये थोड़ा हैवियर की तरफ शिफ्ट होता है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो होता ही है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमारा सिस्टम है, तो जो मोमेंट होगा, तो मोमेंट हम जानते हैं। देखो मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस और जो पार्टिकल होता है उसके मास का प्रोडक्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन का केस हो गया, डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से एक्स है, और ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास से न्यूक्लियस का डिस्टेंस कितना, आर माइनस एक्स है। दोनों का प्रोडक्ट एम इंटू में आर माइनस एक्स इज इक्वल टू में एम इंटू में एक्स। यहाँ से देखो मेरे पास माइनस एम एक्स मिलेगा, वो मैं इधर लेके चला गया, एक्स कॉमन ले लिया तो मैंने डिस्टेंस निकाल ली अपनी। तो ये डिस्टेंस जानते हो किस चीज़ की है, ये डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन की सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पर है, ये मेरे पास यहाँ पे नीचे चला गया ना। दूसरी चीज़, अब हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास से न्यूक्लियस कितनी दूरी पे है। तो हमने कितनी डिस्टेंस ली थी, आर माइनस एक्स डिस्टेंस ली थी, इक्वल टू, देखो आर को हमने एज इट इज़ रखा। ठीक है, सॉरी एक मिनट। तो देखो आर को तो हमने यहाँ पे एज इट इज़ रखा, और एक्स का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दोगे, कैपिटल एम स्मॉल आर एम प्लस एम। एल्शियम ले लेंगे तो देखो एम आर आएगा ना, पॉजिटिव में इससे कट जाएगा, तो स्मॉल एम आर एम प्लस एम, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। स्मॉल एम इलेक्ट्रॉन का मास है, कैपिटल एम हमारे पास किस चीज़ का मास है, न्यूक्लियस का। तो ये चीज़ आ गई। तो डिस्टेंस तो हमने निकाल ली इलेक्ट्रॉन की सेंटर ऑफ मास से, न्यूक्लियस की सेंटर ऑफ मास से। तो ये दोनों डिस्टेंस आपको ध्यान रखने, याद रखना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। यदि आप देखो तो देखो ये तो है टोटल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। यदि हम x ले रहे हैं तो देखो कैपिटल M लिया है, यदि r माइनस एक्स है, ये न्यूक्लियस का डिस्टेंस ले रहे हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ले रहे हैं तो मास ऑफ न्यूक्लियस है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे, याद रखने का तरीका। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एटम का सम होगा, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम लेंगे, न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा एटम का। तो देखो एंगुलर मोमेंटम में यहाँ पे साइड में आपको बता रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम में देखो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता कितना है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास कितना होता है, मास ऑफ द पार्टिकल, रेडियस होती है ये सेंटर ऑफ मास से, और ये हमारे पास ओमेगा होता है। तो यही कंसेप्ट हमने लगाया। तो ये तो है मेरे पास इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस हो गई, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई, प्लस
मास ऑफ यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया, डिस्टेंस कितनी है सेंटर ऑफ मास से r माइनस एक्स है, तो उसका हम ये स्क्वायर कर देंगे और ये ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के। x का वैल्यू उठा के रख दिया। x कितना आया था हमारे पास, कैपिटल M था, आर स्क्वायर एम प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, r माइनस एक्स का वैल्यू हम उठा के रख देंगे। तो L हमारे पास देखो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे देखो m यहाँ पे भी है, m यहाँ पे भी है, कैपिटल M यहाँ पे, कैपिटल M यहाँ पे, आर स्क्वायर ओमेगा यहाँ पे भी है। तो हमने क्या किया, इस चीज़ को क्या ले लिया, कॉमन। नीचे भी डिनोमिनेटर सेम है तो वो भी कॉमन आ गया। तो यहाँ पे देखो जब एक m ले लेंगे तो यहाँ पे एक m बचेगा, तो एक m यहाँ से आ गया, यहाँ पे 2m है स्मॉल, तो ये हो गया। ठीक है, नीचे स्क्वायर है तो ये चीज़ एक इससे कटेगी, तो हमारे पास ये बचा स्मॉल m कैपिटल M m प्लस m आर स्क्वायर ओमेगा। देखो अब ये हमारे पास होता क्या है, ये मास ही तो होता है ना मास। तो यहाँ पे ये चीज़ है क्या, इसको रिड्यूस्ड मास बोलेंगे। जैसे मैंने बताया हमारे पास फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे तो मास ही होता है और ये रेडियस का स्क्वायर होता है और ये ओमेगा होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऐसे ही तो लिखते हैं हम अपना। तो ये यहाँ पे रिड्यूस्ड मास की फॉर्म आ गई। तो रिड्यूस्ड मास हमारे पास कितना आ गया, म्यू आर स्क्वायर ओमेगा। अब इसको रिड्यूस्ड मास ही क्यों बोलते हैं, नाम इसका रिड्यूस्ड मास ही क्यों है, अब देखना इसका ध्यान से, रिड्यूस्ड मास नाम क्यों रखा गया। देखो ये म्यू हमारे पास आया कितना, ये चीज़ है, इसको रिड्यूस्ड मास बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का। किसका रिड्यूस्ड मास है, इलेक्ट्रॉन का रिड्यूस्ड मास है। ठीक है, इट इज़ लेस देन m बाय अ फैक्टर, ये इस फैक्टर से कम है। ठीक है, अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ना यहाँ ध्यान से देखो। मेरे पास हमने जब चीज़ें पहले की थी तो हमने इलेक्ट्रॉन का मास m लिया था, न्यूक्लियस का मास हमारे पास हम कितना ले रहे हैं m। अब देखो ये रिड्यूस्ड मास मेरे पास आया कितना है, रिड्यूस्ड मास मेरे पास है ये। ठीक है, तो कैपिटल M से ना सभी को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। जब न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे ये आएगा, डिनोमिनेटर को जब कैपिटल M से डिवाइड करेंगे m अपॉन में कैपिटल M 1 आ जाएगा ना हमारे पास। ठीक है, प्लस में ये चीज़ आ जाएगी, इसको भी डिवाइड करेंगे हम तो ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है। अब ये क्या है, रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब रिड्यूस्ड मास इलेक्ट्रॉन का कब आ रहा है, जब हम इस फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। या मैं ऐसे कह सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन में ये से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। ऐसे भी कह सकता हूँ ना, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 1 अपॉन में 1 प्लस m अपॉन में कैपिटल M, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। या मैं ऐसे कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन के मास से हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन के मास को इस चीज़ से डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ तो डेफिनेटली कमी आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को क्या किया गया, डिवाइड किया गया है, इस चीज़ से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया, तो ये कमी आएगी। इसी वजह से इसको रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये तो वैसे मास होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन का, और ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, रिड्यूस्ड मास है। इसी वजह से उसने देखो यहाँ पे लिखा गया है, हमने लिखा है इट इज़ लेस देन m से तो कम है। m किसका मास था हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का ही तो मास था, बाय अ फैक्टर 1 अपॉन में 1 प्लस m अपॉन में कैपिटल M। ये मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ना हम इसमें, तब ये चीज़ लिखी गई है। अब बोर को देखो, सेकंड पोस्टुलेट क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था, तो उसको भी हम मॉडिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, MVR नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो NH कट लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं mr स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू NH कट, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में या एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। कोई डाउट है? ठीक है, एनर्जी क्या हो जाएगी, सिंपली यहाँ पे देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं ना, लेकिन हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, हम रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने न्यूक्लियस को फाइनाइट कंसीडर किया गया है और न्यूक्लियस का मोशन भी कंसीडर किया है, इस वजह से। ठीक है, तो पहले जब हम हैवी न्यूक्लियस कंसीडर कर रहे थे, अब हम जब फाइनाइट न्यूक्लियर मास कंसीडर कर रहे हैं, तो जो एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारे पास आता है, स्पेक्ट्रल लाइंस जो वेवलेंस हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो फाइनाइट न्यूक्लियर मास के केस में वो एक्सपेरिमेंटली ज़्यादा करेक्ट होती हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डाटा से ज़्यादा वेरीफाई होती हैं।
तो वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एबव एनर्जी इक्वेशन, इस एनर्जी इक्वेशन से जब हम स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ निकालते हैं ना, वो स्लाइटली ज़्यादा आएंगी एज कम्पेयर टू इनफाइनेटली हैवी न्यूक्लियस एंड एग्री मोर क्लोजली विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ज़्यादा क्लोजली वेरी करेंगे यदि हम ये फाइनाइट न्यूक्लियर मास को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब एक बात यहाँ ध्यान से देखो, ये रिड्यूस्ड मास नाम ही पड़ा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के मास से कम है। देखो जब हम ये कंसीडर करेंगे ना तो ये कम हो गया, ठीक है, पहले तो देखो ये कम हो गया, तो इस बार अब की बार एनर्जी जब फाइनाइट के केस में ना, फाइनाइट न्यूक्लियर मास के केस में ये कम है तो एनर्जी कम आएगी। देखो जब एनर्जी हमारे पास कम आएगी तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना वेवलेंथ की, तो स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। समझ में आया? तो वही कह रहा है वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द अबव थ्योरी आर स्लाइटली लार्जर, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है ना, समझ में आया? लेकिन क्योंकि हम यदि हम सिंपली m लिखेंगे, m ज़्यादा होता है रिड्यूस्ड मास से तो एनर्जी ज़्यादा आएगी, वेवलेंथ थोड़ी सी कम आएगी। लेकिन यहाँ पे ये रिड्यूस्ड मास कम है, एनर्जी कम हो जाएगी, जब एनर्जी कम है तो वेवलेंथ हमारी ज़्यादा आएगी। तो ये चीज़ है, और वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ज़्यादा क्लोजली मैच भी करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है वेरिएशन इन रिडरबर्ग कांस्टेंट ड्यू टू फाइनाइट न्यूक्लियर मास। अब फाइनाइट न्यूक्लियर मास की वजह से ना रिडरबर्ग कांस्टेंट में भी वेरिएशन आता है। ये इतना आसान टॉपिक है, आप इसको आसानी से कर लोगे। अब देखो कैसे, फॉर एन एटम हैविंग इनफाइनाइट न्यूक्लियस मास, तो फाइनाइट न्यूक्लियर मास हमारे पास कितना है, आर इन्फिनिटी ये आ गया। ठीक है, ये तो होते हैं जब हम हैवी इनफाइनाइट न्यूक्लियस मास कंसीडर करते हैं ना, तो हम m लिखते हैं सिंपली, तो ये आता है वैल्यू, ये आपको याद भी होना चाहिए, m⁴ 8h³ E0 स्क्वायर c एप्सिलॉन नोड है, सॉरी ये। ठीक है, अब देखो जब हम फाइनाइट न्यूक्लियर मास कंसीडर करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, हम रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। यहाँ पे ये क्या है, रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? तो रिडरबर्ग कांस्टेंट हम ऐसे लिख लेंगे। देखो न्यूक्लियर मास हमने m लिया, इसलिए ये जब हैवी न्यूक्लियस था तो आर इन्फिनिटी लिख दिया, इन्फाइनाइटली हैवी न्यूक्लियस के केस में आर इन्फिनिटी लिख दिया। जब फाइनाइट न्यूक्लियर मास लिया है तो उस केस में हमारा रिडरबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये आई है। ठीक है, ये हमने प्रूव भी किया था, डिराइव ये चीज़ें हमने की थी, कैसे आती है प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, अब एक बात नोट करने वाली, देखो क्या है, रिड्यूस्ड मास हमारे पास यही तो है, या हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब यदि आप गौर से देखो ना, रिड्यूस्ड मास का वैल्यू यहाँ पे रख दोगे ना उठा के, तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू जब रिड्यूस्ड मास की रखूँगा तो यहाँ पे मैं स्मॉल m लिखूँगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1 में ये फैक्टर आएगा मेरे पास, आएगा नहीं आएगा? ठीक है, तो वही चीज़ मैंने देखो यहाँ पे रिड्यूस्ड ये उठा के सीधा यहाँ पे रख दो, तो ये आ गया। मल्टीप्लाई में हमारे पास ही यहाँ पे 1 में 1 प्लस स्मॉल m में कैपिटल M आ गया। ये क्या होता है, तो आर इन्फिनिटी के कारण होता है रिडरबर्ग कांस्टेंट, तो ये आर इन्फिनिटी लिख दिया, अपोन में हमारे पास 1 प्लस ये आ गया। अब यहाँ से एक बात और पता चल रही है, देखो रिडरबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, देखो आर इन्फिनिटी को किसी चीज़ से डिवाइड किया गया है तब जाके हमें रिडरबर्ग कांस्टेंट मिल रहा है। तो रिडरबर्ग कांस्टेंट पर फाइनाइट न्यूक्लियस कम आएगा ना, क्योंकि उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, कब वो सॉरी उसको, क्योंकि इसको उसका वैल्यू कब आता है, जब आर इन्फिनिटी को डिवाइड किया गया है, स्वाभाविक सी बात है। तो ये क्या होगा, कम आएगा। तो आर एम क्या है, लेस है, लेस देन आर इन्फिनिटी बाय अ फैक्टर 1 में 1 प्लस इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये पे तो कोई फाइनाइट न्यूक्लियर मास लिया है। अब यदि देखो मुझे मालूम मेरे को हीलियम के लिए लिखना है, तो ध्यान से मैं क्या लिखूंगा, अब हीलियम ले रहा हूँ ना मास, तो मैं यहाँ पे He लिख दूंगा इक्वल टू आर इन्फिनिटी 1 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ हीलियम। हम इसको तब ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो रिडरबर्ग, अब एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली, देखो ये है रिडरबर्ग कांस्टेंट, तो ये आगे देखो मास तो इलेक्ट्रॉन का, कोई भी एटम आप उठा लो मास तो इलेक्ट्रॉन का सेम रहेगा, लेकिन नीचे ये क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस है। तो हर एटम का न्यूक्लियस का जो मास होगा अलग अलग होगा। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का मास अलग, हीलियम के न्यूक्लियस का मास अलग, बेरिलियम के न्यूक्लियस का मास अलग। तो
तो जो आर रिडरबर्ग कांस्टेंट हमारे पास है वो किस पे निर्भर करेगा, वो न्यूक्लियर मास पर ही निर्भर करेगा, और डिफरेंट एटम के लिए रिडरबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट आएगी। ये बात आप ध्यान रखनी है। तो रिडरबर्ग कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स डिपेंडिंग अपॉन देयर न्यूक्लियर मासेस। अब आर इन देखो, जब आर इन्फिनिटी हम जानते हैं, हम क्या लेते हैं, जब हम सभी जानते हैं जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपली हम लिखते हैं, तो आप ना देखो इस फॉर्म में ना आप चार्ज का वैल्यू रखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखो, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू रखो, ये सी क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट इसका वैल्यू रखो। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे ना सारी चीज़ें रख के, तो हमारे पास वैल्यू आती है 10973 सेंटीमीटर क्यूब, वो सेंटीमीटर इनवर्स, या मीटर में लिखोगे तो हम ये लिखते हैं। जब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन ले रहे हैं हम, है ना, तो हाइड्रोजन के केस में देखो क्या होगा, यहाँ पे आर एच लिख दूंगा मैं, आर इन्फिनिटी 1 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जब इस चीज़ को यहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा तो वैल्यू कितनी आती है 109677। अब देखो ये कम आनी चाहिए, है ना, आर इन्फिनिटी ज़्यादा आता है हमारे पास, आप देख सकते हो यहाँ तक 3 डिजिट तक तो सेम है, या 737 है या 677 है, तो ये वैल्यू कम आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो जो आपको याद रखनी है, रेशियो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ हाइड्रोजन है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन ही तो होता है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर, तो मैं इस चीज़ को कैसे लिख देना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ये होता है हमारे पास 1/1836। तो लगभग कितना होता है, प्रोटॉन जो है ना लगभग 2000 गुना लगभग ज़्यादा है, किससे, इलेक्ट्रॉन्स के मास से। प्रोटॉन का मास लगभग 2000 गुना ज़्यादा है। देखो समझ में आई चीज़, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन सॉरी, ये हमारे पास 1/1840 समथिंग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। देखो इस पर क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ सकती है हमें, तो इस चीज़ को भी, इस वैल्यू का भी याद रख लेना। आगे चलते हैं, वेरिएशन ऑफ रिडरबर्ग कांस्टेंट फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट अगेंस्ट मास नंबर। अब रिडरबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो है ना, हमने अभी देखो क्या देखा, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए अलग अलग आएगी रिडरबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। अब हम रिडरबर्ग कांस्टेंट का वेरिएशन देखेंगे मास नंबर के साथ। अब मास नंबर क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एक तरीके से न्यूक्लियर मास का ही कंसेप्ट है। तो यहाँ इस एक्सिस पे हमने मास नंबर रखा, यहाँ पे रिडरबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, ये हमारे पास आर इन्फिनिटी है जब हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर करके वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, आप एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये 10974 है ना, यहाँ पे क्या है 109,737 है, 40 नहीं है, यानी थोड़ा सा 40 से कम है आर इन्फिनिटी की वैल्यू, इसीलिए ना ये थोड़ा सा ना यहाँ पे देखो हल्का से नीचे कम बनाया मैंने। ठीक है ना, तो इस चीज़, अब इस ग्राफ को समझते हैं। तो जैसे जैसे देखो न्यूक्लियस का मास बढ़ेगा, मास नंबर बढ़ेगा, तो आर जो रिडरबर्ग कांस्टेंट है ना वो इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि न्यूक्लियर का मास धीरे धीरे बढ़ेगा तो इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा ना। तो हमारा ग्राफ देखो ये चीज़ आता है, धीरे धीरे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और वैल्यू जो है, जैसे देखो हाइड्रोजन का मास कम, फिर उस न्यूक्लियस मास कम, फिर ये हमारे पास ड्यूटेरियम है, इसको हम डी से भी लिखते हैं, ध्यान रखना। ये हाइड्रोजन का आइसोटोप ही है, ये हीलियम है, ये लिथियम है, ये ऑक्सीजन है। तो धीरे धीरे एलिमेंट्स हमें मिलते जाएंगे, और हम देखेंगे जितना जो हैवियर एलिमेंट होगा उतना ही आर इन्फिनिटी के करीब उसका रिडरबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू आएगा। बस यहाँ पे तो ये ग्राफ आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, साफ दिख भी रहा होगा, मास के बढ़ने से ना आर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है हमारे पास रिडरबर्ग कांस्टेंट की वैल्यूज़ फॉर ऑफ डिफरेंट एटम्स। बस यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है, हाइड्रोजन है और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, या जिसको हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, हैवी हाइड्रोजन भी इसी को कहा जाता है। इन्हीं में सबसे ज़्यादा हमको डिफरेंस मिलना है, नहीं तो यहाँ पे रिडरबर्ग कांस्टेंट की वैल्यूज ना काफ़ी क्लोज मिलेगी और एलिमेंट्स की काफ़ी पास मिलेगी। इन्हीं में क्या आता है, डिफरेंस आता है। जो लार्जेस्ट चेंज ओकर्स बिटवीन सिंपल हाइड्रोजन है, या हमारे पास ड्यूटेरियम है जिसको हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, विद इंक्रीजिंग मास नंबर द रिडरबर्ग कांस्टेंट अप्रोचेज मोर एंड मोर क्लोजली टू आर इन्फिनिटी। ठीक है, होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया।
आगे हम चलते हैं। अब देखो रिडरबर्ग फॉर्मूला हमने किया था, यही तो क्या था, ये चीज़ हम भली बात ही जानते हैं। फ्रॉम बोर्स मॉडल द एक्सप्रेशन फॉर द सीरीज स्पेक्टर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन लाइक एटम एज्यूमिंग इनफाइनेटली हैवी न्यूक्लियस। जब हम हैवी न्यूक्लियस लेते हैं तो हमने वेवलेंथ निकाल ली थी, फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली थी, तो वो क्या आती है, यही तो फॉर्मूला बनता है जिसको हम रिडरबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं। अब इसमें वेरिएशन देखते हैं हम फाइनाइट न्यूक्लियर मास के कारण क्या आता है। तो हमारे पास देखो वेव नंबर क्या था, 1/λ आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर। फाइनाइट न्यूक्लियर मास लेंगे m, तो देखो आर इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, आर एम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात आप सीख लो, देखो आर इन्फिनिटी का वैल्यू ज़्यादा है तो क्या आर एम का वैल्यू ज़्यादा है। जो हमारे पास आर इन्फिनिटी होता है इसका वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है बकाए जब हम फाइनाइट न्यूक्लियर मास लेते हैं किसी भी एटम का, न्यूक्लियस का। ठीक है, तो और तो बाकी चीज़ें तो सेम है, तो ये ज़्यादा है, तो इस केस में वेव नंबर भी ज़्यादा आएगा, है ना। तो जो स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ आएगी, वो वेव नंबर आएगा ना, वो ज़्यादा होगा। कब ज़्यादा होगा, जब हम न्यूक्लियस का हैवी कंसीडर करेंगे ना, और वो कम आएगा जब हम उसको फाइनाइट मास हम उसका कंसीडर करेंगे। या हम ऐसे, ये फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास क्या ज़्यादा, ये 1/, वेवलेंथ होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी भी कभी यही केस आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा आएगी कब, जब हम हैवी न्यूक्लियस को कंसीडर करेंगे, और ये कम आएगी। और वेवलेंथ हमारा उल्टा हो जाएगा क्योंकि 1/λ होता है ना, तो साइन बदल जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये मैं चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, ये काम की चीज़ है, मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स में पूछा गया सॉरी। दूसरी चीज़ ध्यान देने में लायक ये है, देखो जो हमारे पास सैंपल होता है ना, सैंपल के अंदर क्या होता है, हमारे पास मान लो मैंने हाइड्रोजन लिया, एक हाइड्रोजन का जो मैं सैंपल लूँगा ना, उसमें आइसोटोप भी होगा हाइड्रोजन का, लेकिन उसकी एबंडेंस बहुत कम होगी, वो बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा हमें। ठीक है, तो एक तो सिंपल हाइड्रोजन के कारण स्पेक्ट्रल लाइन आएगी, और एक उसके आइसोटोप के कारण स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी, तो दोनों स्पेक्ट्रल लाइन्स में बहुत मामूली सा डिफरेंस होगा। ठीक है, ये चीज़ें करेंगे, बस आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे देखो क्या चीज़ लिख सकते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो जेड का वैल्यू 1 लिख देंगे, 1/λ हो जाएगा, और आर एम की जगह हम आर एच लिखेंगे, ये सिंपल हो गया। फॉर सिंगली आयनाइज्ड हीलियम, देखो ये हमारे पास हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए तो है फॉर्मूला, है ना, ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ये एटम के लिए है या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है। अब जब सिंगली आयनाइज्ड हीलियम की बात करेंगे तो उस केस में देखो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, बन गया ना ही हाइड्रोजन एटम जैसा। तो Z2 होता है, तो देखो Z का वैल्यू जब 2 लिखेंगे 4 हो जाएगा, रिडरबर्ग कांस्टेंट आ जाएगा हीलियम के लिए। ठीक है, और सब चीज़ ऐसे लेगा। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 2 निकाल दिए, एक ही बचा, फिर बन गया हाइड्रोजन जैसा एटम, Z का वैल्यू 3 होता है तो Z² होता है, 9 आ गया। तो ये सिंपली चीज़ हो गई हमारे पास। ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम में क्या होता है, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो उसके 3 इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल दिए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, बन गया फिर से हाइड्रोजन लाइक एटम। जेड का वैल्यू 4 होता है, 16। तो इस तरीके से हम स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन्स निकाल सकते हैं ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, ये देखो यूपीएससी जियोफिजिक्स के सिलेबस में भी है, आप सिलेबस जब उसका देखोगे न्यूक्लियर फिजिक्स का, तो सेकंड सिलेबस की सेकंड लाइन में ये चीज़ें दी हुई हैं, है ना, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, और हीलियम का स्पेक्ट्रम हम डिटेल में पढ़ेंगे जब उस टॉपिक पर आएंगे। तो स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ दीज एटम्स हैव बीन फाउंड एट द कैलकुलेटेड पोजीशन। अब क्योंकि हमने इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास को कंसीडर किया है ना, क्या है, सॉरी फाइनाइट न्यूक्लियर मास हमने कंसीडर किया है, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास आती हैं वो काफ़ी क्लोजली मैच करती हैं, किसके साथ, एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ काफ़ी क्लोजली मैच करती है। ठीक है, तो आज यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार। देखो चैनल को लाइक ज़रूर करो, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो ना, उसकी वजह से देखो क्या हो रहा है, रिकमेंड नहीं हो रहा है, तो रिकमेंडेशन कम होगा तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, वो चैनल का ग्रोथ रुक जाएगा। और ये फ्री पोर्टल है, मैं फ्री में पढ़ाऊँगा सभी को, ठीक है ना, दूसरों की तरह नहीं है कि बोल दिया फिर चार्ज करने लगे, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, धन्यवाद।